Welcome viewers, you're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. Speaking at the NORTEC Symposium, Defence Minister Rajnath Singh stressed the need for proactive preparedness in today's rapidly evolving security landscape. He said India must be ready for every possible scenario, warning the delays in responding to emerging threats could give advisories and decisive advantage. उपयोग भी कर रही हैं। साथियों, मैंने हमेशा अपनी आर्म्ड फोर्सेज को डिफेंस और डिफेंस एक्सपर्ट्स दोनों को बराबर एक बात कही है और आज फिर दोहराना चाहता हूं कि हमें सिर्फ एक्टिव ही नहीं रहना है बल्कि प्रो एक्टिव भी रहने की आवश्यकता है। हर प्रकार की स्थिति के लिए हमें तैयार रहना ही रहना है, क्योंकि आज के समय में कब क्या हो जाए कुछ भी प्रेडिक्टेबल इस समय नहीं है। अन्य क्षेत्रों में, मान लीजिए शिक्षा या चिकित्सा में, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसे 1-2 साल के भीतर अपना सकते हैं, चीजें स्वाभाविक रूप से संभल जाती हैं। लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में अगर हम यह सोच लें कि 1 साल बाद इस नई चुनौती से निपटने का उपाय हम सोचेंगे तो यह सोच हमारे लिए निश्चित रूप से घातक सिद्ध होगी। 1 साल की देरी का मतलब हो सकता है कि तब तक दुश्मन हम पर हावी हो चुका हो। इसलिए मैंने कहा कि हमारा रवैया रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होना चाहिए और हमें उन चीजों के बारे में सोचना है जो अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं है। और साथियों, और जब मैं प्रोएक्टिव तैयारी की बात कर रहा हूं तो उसका एक और इंपॉर्टेंट पहलू भी है, वह है सरप्राइज एलिमेंट। हमें ऐसी क्षमताएं भी विकसित करनी है कि हम जरूरत पड़ने पर स्वयं भी एक ऐसा प्रहार कर सकें जिसके बारे में सामने वाले ने कभी सोचा भी न हो, और वह सरप्राइज रह जाए। इतिहास गवाह है कि युद्ध में डिसाइसिव एज हमेशा उसी के पास रही है जिसके पास सरप्राइज एलिमेंट रहता है। और मुझे पता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन हमें और प्रोएक्टिव होकर इस दिशा में काम करते रहना है। और साथियों, Sunil Jakar says voters in both West Bengal and Punjab are discerning and draws a comparison on issues like law and order and governance. He suggests that if West Bengal can move away from what he calls misrule, Punjab could also see a similar shift. कोई क्लीशे नहीं है। मेरा मानना है कि सूझवान लोग चाहे वेस्ट बंगाल में बहुत बैठे हैं, बड़े पढ़े लिखे, टैगोर साहब का वहाँ पे मैं समझता हूँ वो जन्म स्थली है, तो सूझवान लोग पंजाब में भी कम नहीं है। पंजाब और बंगाल का बार बार जब ये तुलना की जाती है, वो तुलना किस बेस पे की जाती है? धक्केशाही, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके ऊपर ये तो वेस्ट बंगाल की स्थिति है, और उसके ऊपर टेररिज्म और गैंगस्टरिज्म वाले जो हालात पंजाब के अंदर बने हुए हैं, उनको देखते हुए पंजाब के लोग भी ये सोचने के लिए अपने आप नेचुरल एक टेंडेंसी है कि अगर बंगाल को उस कुशासन से पीछे छुड़ाया जा सकता है, अगर वहाँ के सूझबूझ लोगों ने किया तो पंजाब क्यों नहीं। और मैं समझता हूँ इसके लिए पंजाब बीजेपी का वर्कर, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे आना हुआ, अमित शाह जी का आना हुआ, उसके बाद से हम लामबंद है। मैं तो इतना कहूँगा कि वेस्ट बंगाल में ये जहाँ पे जैसे गुरु साहब ने हमें कहा था निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय किया, बंगाल जीता। उसमें नेतृत्व, प्लानिंग और कार्यकर्ता का कठोर परिश्रम था। वही नेतृत्व, वही प्लानिंग और पंजाब का वर्कर अब लामबंद है बीजेपी का उस कार्य को करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह बंगाल के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करके उनको सेवा का मौका दिया है, पंजाब के लोग भी अब उतावले हैं कि आप मौका आए वोट डालने का और इन लोगों से पीछा छुड़ाएं जो कि पंजाब को लूटने में। कल दिल्ली लेके जा रहे हैं सारे एमएलए, क्या लगता है सर परेड आपको लगता है? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता भगवंत मान जी का जाने का शेड्यूल क्या है, पर अगर आज गए वहाँ पे, कल जाएंगे पता नहीं सारों को शायद पहले भेज दिए, इकट्ठे जाएंगे क्योंकि 12 बजे तो कल उनकी अपॉइंटमेंट ही है।
बस को संभाल के लेके जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वो शाम को बीजेपी वाले वहां जाके जश्न के अंदर शामिल ना हो जाए उनके सारे एमएलए। मैं तो इतना कहूंगा। Gautam Depp has alleged serious irregularities in West Bengal election counting process, claiming it was manipulated. He pointed to unsealed postal ballot boxes and said multiple complaints were filed with documented evidence submitted to the party leadership. The match, it is a manufactured match. It is the match which have been manipulated by the ECI. First of all, the postal ballot, we found the trunk kept open. Instead of two locks in two handles, only one lock is available, another lock is open, so easy access to change the postal ballot. And now, after our complaint, they have started counting. Several other political parties, they have also lost complaint, but after counting, it has been found that 200 plus number of postal ballot are available, and one envelope is open without any seal, any cover, and that is now not in the taking in the What is counting. your assumption, sir? Assumption, this is absolutely tampered and fabricated and manipulated, changed postal Are you ballot talking about and EVM temper? and EVM, that is 96, 93, 90% is average charging of battery, while the election is taking place long 11 hours, somewhere 10 hours, and 10 hours, 11 hours of EVM battery is exhausted, and the charging it is showing 96, 93 and average 90. So what's your next plan? And this is the total number which is anomalies postal ballot 154 plus 80. 80 is open envelope, and we urged upon the election commission to take fresh postal vote, and unless it is completed, then the result should be. Are you going to write any letter to the ECI? We have already made our complaint in writing, and I will send all the necessary documents to the our party headquarters. They will take proper Did you action. said you have to all you said you wait till the end. No, we are waiting till then. There is no problem. But tamper is quite evident. I have never seen such kind of malpractice is taken place in the postal ballot. Yesterday, I have received one message from some persons at Calcutta that postal ballot they are putting manipulated number of the postal ballots, and now after it is detected the open trunk, and there is 154 plus 80, 80 the envelope is open envelope, and 154 extra found in 5 open trunk, and the number of total postal ballot is 2000 plus. Is there any conspiracy against you? High conspiracy, 96, 93, 90% EVM charging, exhausting 11 hours, taking consumption 11 hours. It is beyond any science. So it is absolutely tampered, absolutely fabricated, and the manipulated EVM and postal ballot, they are counted. Dipender Singh Hooda says the Congress-led UDF has performed strongly in Kerala and is set to form the government, marking an expansion of Congress presence to another major state. He thanked the people and congratulated party leaders and workers. केरल में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है, यूडीएफ का अच्छा प्रदर्शन रहा है, और कांग्रेस की जहां 3 प्रदेशों में सरकार थी, अब चौथे प्रदेश में और एक बड़े प्रदेश में सरकार बनने जा रही है यूडीएफ हमारे गठबंधन के माध्यम से। सो मैं सभी केरल वासियों का धन्यवाद करता हूं, केरल के कांग्रेस नेताओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। दीपेंद्र जी ने अपील की है जो है पोलिंग एजेंट्स की, आप काउंटिंग सेंटर्स छोड़ के ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे काउंटिंग अभी देखिए बाकी जगह के बारे में जब अप्रोप्रिएट समय होगा तो टिप्पणी करेंगे। आज एक बड़ा विषय हरियाणा के अंदर कॉरपोरेशन चुनाव का विषय है,
और उसमें हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि भाजपा के भ्रष्टाचार को हराने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं नायब सिंह जी, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, और ट्रिपल इंजन पहले भी था, पिछले 10 वर्षों में ट्रिपल इंजन था, लेकिन वो ट्रिपल इंजन बेकाबू हो गया भ्रष्टाचार पे। तीनों इंजनों से भ्रष्टाचार, लोगों के गाड़ी कमाई लूटने में लग गए भाजपा के सारे जो पदाधिकारी थे और जो उनके प्रतिनिधि थे, जो पार्षद थे, मेयर थे, और हर निगम में बड़े बड़े घोटाले सामने आए। उस पर अंकुश लगाने के लिए आज ये जरूरी है कि निगम के इस चुनाव में तीनों निगम में और परिषदों में बाकी जगह कांग्रेस पार्टी को जिताएं, यही आपके माध्यम से अपील करना है। P. Rajeev has termed the results in Kerala as an unexpected setback for the LDF despite efforts over the past decade. He said the party will analyze the verdict, learn from it and now take on the role of a constructive opposition. Actually, it is an unexpected setback to the Left Democratic Front in the state of Kerala. We have tried our best to implement the promises which we had given to the citizens of the Kerala in the last 10 years, but the verdict is totally against us. We should learn the lessons from the verdict, and we should analyze the result in micro-analyze, and we should learn the lessons, and we should take proper actions to recoup the support of the people of the state of Kerala. We should analyze it, because actually we have tried our best to fulfill the promises which we had given to the public, to the state of the society in the last 20 years. But the people thinking in a different manner, and they have voted against us. It is an unexpected setback to the Left Democratic Front. We should examine this issue, micro and macro analysis, and we should learn the lesson from this setback, and we will try our best to recoup the support of the public of the state for the benefit of the society. Kalamassery, actually, the last time I won this constituency, but before that election, all elections won by the UDF candidate. The last election I could won. This time, this total setback, then it is very difficult to overcome that setback in the constituency. How will the LDF rebuild and regain public trust? I cannot say alone now. We should collectively examine and analyze the setback in micro and macro analysis. One thing is sure, we should learn the lessons from the verdict of the people, and we should take steps to rectify if any mistakes done by our side, and take proper actions to recoup the support of the people of the state of Kerala. But last question, sir, but you think LDF will rebound? Yes, we can, because on the 2011 we got only 41 seats. Then we got for the 2006. Then we lost the 2011 by single, only three seats. Then 2016 we again got the power, and we could continue the power in the 2021 elections also. Then we should learn lesson. We will go to the people and learn from there, so the people of the state of Kerala, and we take proper rectification steps to get the support of the people. Would LDF be a constructive opposition? That is our responsibility. That is our responsibility. This is always taken a constructive steps. Whenever we are in the power, we are taking the development of the state irrespective of political boundaries. This time the LDF should act as a constructive opposition. That is our responsibility, now enriched by the people of the state of Kerala. Thank you so much. Cricketer Nandini Sharma shared an emotional message expressing gratitude for the unwavering support of her family and coaches. Reflect on her journey, said she is every person she has met has contributed to her growth, and emphasized the importance of resilience. Thank you, sir. रिएक्शन तो बहुत ही ऐसा इमोशनल हो गए थे सब, मेरी फैमिली भी, मैं भी। और जब मुझे पता लगा था, मैं ड्राइव कर रही थी, तो उसके बाद मैंने साइड में रोका, मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करा, तो बहुत ही ऐसा मुझे यकीन नहीं हुआ शुरू में। तो फिर मैंने खुद से चेक करा, फिर देखा कि ये सच न्यूज़ है, तो फिर बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग थी। एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि आपकी इंजरीज भी रही। हाँ जी। और काफ़ी कुछ रहा, और एज ए फास्ट बॉलर आप करती हैं, तो एक्सपेक्टेशन कि हाँ वहाँ से कॉल आ सकती है। मतलब ऐसा था कि मे बी नॉट, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब मैंने इतना ज़्यादा थॉट दिया नहीं था उस चीज़ को, मुझे था जो भी होगा उस टाइम पे ही देखूंगी, जैसा भी होगा। तो लकीली मेरे फेवर में हुआ। वहाँ पर अगर बात करें तो जो कि बेसर है, वहाँ ज़्यादा मिलती है उनको
कंडीशंस फेवरेट होती हैं, आपको लगता है कि वहाँ पर आप वैसे परफॉर्म कर सकेंगे? अभी तक तो मतलब मैंने ऐसा सोचा रही है, मतलब मुझे लगता है जो भी होगा मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, बस यही सोचा हुआ है मैंने अभी तक तो। मैच लॉर्ड्स में होने हैं, हाँ जी। इसीलिए शायद चुना होगा कि हाँ आप बॉलिंग फास्ट करती पेसिंग करती हैं। हाँ जी। तो आपने उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी कि हाँ वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ आई थिंक फर्स्ट मैच आपका वहाँ पर होने वाला है। प्रैक्टिस तो मतलब मैं ऐसे कंटिन्यू कर ही रही थी, तो अब मतलब ऐसा कुछ एज सच कुछ न्यू प्रैक्टिस ऐड नहीं करा है, कुछ न्यू, बट हाँ जो भी करते आ रही हूँ उसी को बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ बस। सपोर्ट कैसा रहा फैमिली का, बाकी कोचेस का? फैमिली ने तो मुझे बहुत सपोर्ट करा है, मुझे लगता है कोचेज़ ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है। मुझे लगता है मेरी लाइफ में जो भी लोग मिले हर एक का कुछ ना कुछ मुझे सिखाया है सब ने। मैं यहाँ हूँ मुझे लगता है सबकी वजह से हूँ, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फैमिली और कोचेज़ ने तो एक्स्ट्रा करा ही है। क्रिकेट देखना तो सबका सपना है, हाँ जी। आपका भी रहा होगा। क्या आप क्रिकेटर ही बनना चाहते थे या आपको लगता था कि मुझे कुछ और करना है? नहीं मतलब शुरू में मैंने बहुत ही जल्दी क्रिकेट चूज़ कर लिया था लाइफ में, बट हाँ मुझे था बचपन में होता सबका अलग अलग ड्रीम। मेरा था लॉयर बनूंगी, एस्ट्रोनॉट बनूंगी, बट बहुत ही मुश्किल था वो सब, तो नहीं फिर मैंने क्रिकेट ही कंटिन्यू रखा। बहुत सारे देखने वाले भी हैं, सुनने वाले भी आपको हैं, हाँ जी। उनको भी लगता है कि हाँ हम भी ऐसा आगे क्रिकेट खेलने नेशनल, उनके लिए कुछ मैसेज आपको? मैं बस ये बोलूँगी लाइफ में गिव अप मत करो कभी भी, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत कभी ऐसा लगेगा तुम फेल हो चुके हो लाइफ में, बट वहीं से उठो, वहीं से सीखो। मतलब Dr. Chandrasekhar Singh, CMD of Bihar State Power Holding Company Limited, has confirmed that a slab of Vikramshila Setu bridge in Bhagalpur has collapsed following an accident. आप सभी लोग अवगत हैं कि एक दुर्घटना हुई है भागलपुर में। विक्रमशिला सेतु का एक स्पैन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है आज रात में, और लगभग 12:30 बजे के आसपास 12:35 पर आज रात में ये संज्ञान में हम लोगों को आया कि उसका एक स्पैन पुल का वो धंस रहा है। और जो ट्रैफिक पुलिस है भागलपुर की, सबसे पहले वो पहुंची वहां, और उसके बाद यातायात को पूरी तरह से रोक दिया गया और फिर पुल को धीरे धीरे खाली करा दिया गया, और कुछ ही देर बाद वो स्पैन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और नदी में गिर गया। और भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की हम लोग प्रशंसा करते हैं कि उन लोगों की मुस्तैदी के कारण किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई, अन्यथा बड़ी संख्या में जान माल की क्षति हो सकती थी, क्योंकि वाहनों का काफ़ी दबाव रहता है उस पुल पर। और उस पुल की बात हम लोग करें तो वर्ष 2001 में वो तैयार हुआ था और आम लोगों के लिए, यातायात के लिए खोला गया था, और यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन के द्वारा उसका निर्माण किया गया था, और उसका मेंटेनेंस रख रखाव NH डिवीज़न RCD के द्वारा किया जा रहा है। उनके कार्यपालक अभियंता जो भागलपुर के हैं उनको मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी, उनको अभी निलंबित किया गया है। और बाकी बीच में एक बार सूचना आई थी लगभग 1 महीने पहले, तो एक टीम हम लोगों ने यहाँ से भेजा था, पुल निगम की भी टीम गई थी, RCD से भी और IIT पटना से भी हम लोगों ने परामर्श लिया था, और उसमें पाया गया था कि उसका जो पिलर है पूरी तरह से ठीक है, उसमें फॉल्स एक वॉल होती है वो क्षतिग्रस्त थी उस समय, और बाकी उसकी चूँकि काफ़ी समय हो गया था बने हुए, तो उसके आधार पर उसका एक DPR बना करके उसको मेंटेनेंस के लिए हम लोगों ने भेजा था, और वो स्वीकृति की प्रक्रिया में अभी है। और इस बीच में माइनर मरम्मती के लिए कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया था कि जहां आवश्यकता हो उसको किया जाए। बाकी किसी प्रकार की उसमें मेजर फॉल्ट नहीं पाया गया था टीम के द्वारा जो निरीक्षण हुआ था और जो हम लोगों ने परामर्श लिया था पटना IIT पटना से भी। और अचानक ये दुर्घटना हुई है रात में, तो एक हम लोगों ने टीम यहाँ से भेजा है, फिर से IIT पटना से भी आग्रह किया है, लोग पहुँच रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे उसको हम लोग रिस्टोर जल्दी से जल्दी कर सकें। दूसरा, वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ के लोगों के लिए हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अभी तत्काल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है मुंगेर साइड से इस तरफ का, पश्चिम तरफ का, और पूर्वी तरफ नवगछिया साइड का जो है वो खगड़िया साइड से। जो मुंगेर में हमारा श्री कृष्ण सिंह सेतु बना हुआ है उससे अभी वाहनों का परिचालन हो रहा है। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्टीमर के माध्यम से छोटे वाहन और आम लोगों जो आना जाना होता है उन लोगों की व्यवस्था तत्काल कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
रक्षा मंत्री जी से भी बात किया है और आर्मी प्रमुख से भी बात किया है, और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है और आर्मी का जो सेटअप होता है, हम लोग उनसे भी सहयोग लेने पर विचार कर रहे हैं। उनसे सहयोग लेकर के तत्काल हम लोग इसको लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें, और यथाशीघ्र हम जो स्पैन गिरा है, पिलर पूरी तरह से सुरक्षित है, और स्पैन जो गिरा है उसको जो हमारी टेक्निकल टीम गई है उसके रिकमेंडेशन के अनुसार उसे बनाने का काम करेंगे। और ये पुल शुरू से ही काफ़ी अधिक दबाव में था, यातायात का दबाव काफ़ी अधिक रहता है इस पर, और इसको देखते हुए इसके पैरेलल 4 लेन ब्रिज, 4 लेन का पुल निर्माण किया जा रहा है NH के द्वारा, और वो इस साल दिसंबर तक पूरा होने का लक्ष्य है। तो वो पूरा होने पर हम लोगों की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। और ये जो क्षतिग्रस्त है इसको हम लोगों का प्रयास है कि 3 महीने में इसको हम लोग कंप्लीट करें, और बाकी तब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था करें लोगों के लिए। चूँकि पीपा पुल हम लोग विचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब पानी बहुत बढ़ जाता है, बरसात का समय आ गया है, तो पीपा पुल खोलना पड़ता है। 15 जून तक ही उसकी अवधि होती है। गंगा में हम लोग पीपा पुल का उपयोग कर सकते हैं, तो वो लगाने में जो समय लगेगा, फिर खोलने का समय आ जाएगा, तो उसको हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। तब तक स्टीमर से आवागमन और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी से हम लोगों को सहयोग मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात किया है, उससे सहयोग मिलता है, तो हम लोग लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। और जिला प्रशासन भागलपुर, पुलिस प्रशासन भागलपुर को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी मुस्तैदी के कारण किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई है, और आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसको लेकर के हम लोग बहुत जल्दी वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पर करेंगे। बहुत धन्यवाद। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.